बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। यानी कि बाल गंगाधर जो है तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे, पहले कांग्रेसी नेता याद रखिएगा, जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। यानी कि पहला जो है 1857 में राजद्रोह का आरोप लगता है इन पर, और इनको जो है 18 माह की कारावास की सजा हुई। फिर 1908 में राजद्रोह का आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। दोबारा जो है 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई, दोबारा 6 वर्ष की। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष यानी कि काटने काटने पड़े। बर्मा के मांडले, बर्मा जो है आज का म्यांमार है। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। तिलक को जो है सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? तो दावर था। क्या था? दावर था। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, कई क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस के पहले ऐसे नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए जेल की यात्रा की? तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के पहले नेता थे, पहले नेता जो देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। पहली बार बाल गंगाधर तिलक को कब कारावास की सजा हुई थी? तो 1897 में। किसके लिए? तो राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर दूसरी बार जो है बाल गंगाधर तिलक को कब 6 वर्ष की कारावास हुई थी? तो 1908 में राजद्रोह के आरोप में। फिर पूछेगा कि इनको जो है 6 वर्ष की जब कारावास हुई थी तो इनको कहाँ रखा गया था? तो बर्मा के मांडले जेल में। कहाँ? तो बर्मा के मांडले जेल में रखना पड़ा, रखा गया था, और वहां पर ये 6 वर्ष काटे। कब से कब तक? तो सवाल है कब से कब तक रखा गया था? 1908 से 1914 तक। अब सवाल है कि तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? दावर था। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? दावर था। तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट देखते हैं। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। वेलेंटाइन सिरोल जो है अपनी पुस्तक जो है उसने अपनी पुस्तक लिखा था इंडिया अनरेस्ट। क्या लिखा था? तो इंडिया अनरेस्ट लिखा था। उसमें जो है तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। जिसके लिए जो है तिलक ने उन पर मानहानि के का मुकदमा किया था। किस पर? तो वेलेंटाइन सिरोल पर किया था। सवाल यहाँ पर फिर से बनेगा, बहुत सारे सवाल बनेगा कि किसने जो है अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति कहा था, मतलब भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सवाल फिर से है कि किसने जो है अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा था, और किस पुस्तक में कहा था? किस पुस्तक में? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, और किस पुस्तक में? इंडिया अनरेस्ट में कहा था, जिसके लिए तिलक क्या किए थे कि उस पर मानहानि का मुकदमा किए थे। पूछेगा कि किस पर जो है तिलक जो है मानहानि का मुकदमा किए थे? तो वेलेंटाइन सिरोल पर किए थे। तो सवाल इस तरह से तोड़कर भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेग के समय के ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दी। प्लेग के समय जो है जातियों से, यानी कि भारतीयों के साथ क्या किया जाता था? जाति किया जाता था। इससे क्या होता था कि प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु कौन थे? पूना के चापेकर बंधु कौन थे? तो दामोदर और बालकृष्ण थे। ये क्या किया कि 22 जून 1897 को क्या किए? प्लेग अधिकारी रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दी। किसने की? तो पूना के चापेकर बंधुओं ने। क्या नाम था? दामोदर और बालकृष्ण था। कब की? 22 जून 1897 को किया था। तो इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, पूछेगा कि प्लेग के समय के ज्यादतियों से प्रभावित होकर किसने जो है 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दी? तो पूना के चापेकर बंधु, उनका नाम क्या था? तो दामोदर और बालकृष्ण। फिर पूछेगा कि पूना के चापेकर बंधु जो है दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग की जाति से प्रभावित होकर किसकी हत्या कर दी? तो रैंड और अयर्स्ट की हत्या कर दी। फिर से सवाल पूछेगा, रैंड और अयर्स्ट की हत्या पूना के चापेकर बंधुओं ने किस सन में की थी? तो 22 जून 1897 को की। 22 जून 1897 को की। ऐसे भी पूछ देगा घुमाकर। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन जो है परांजपे ने किया। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। सवाल फिर से बनेगा कि महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? तो परांजपे ने किया। फिर से सवाल पूछेगा कि परांजपे ने किस क्रांतिकारी पत्र का संपादन किया? तो काल का किया। फिर से सवाल पूछेगा परांजपे ने काल का संपादन कहाँ से किया था? तो महाराष्ट्र से किया था। इस तरह से सवाल घुमाकर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में
लंदन में, कहाँ पर? तो लंदन में। किसने? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसकी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो इंडियन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब? तो 1905 ईस्वी में। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। सवाल पूछेगा किसको जो है क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को। किसको? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है? तो क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण का विकास हुआ। जिससे जो है प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर से सवाल यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे। पूछेगा कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1906 में किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। पूछेगा अवनींद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की? तो 1906 ईस्वी में की। इस तरह से बहुत सारे सवाल बनेंगे। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। सवाल यहाँ से फिर से बनेगा कि न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला? तो बिपिन चंद्र पाल ने। फिर से सवाल करेगा कि 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र जो है किसने निकाला? बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। सवाल फिर से पूछेगा कि बिपिन चंद्र पाल ने 1906 में कौन से समाचार पत्र निकाला? तो वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। फिर से सवाल करेगा कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार जो है बिपिन चंद्र पाल ने निकाला, तो उसका नाम क्या है? न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को क्या है? ढाका के नवाब कौन है? सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। यानी कि 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे। इनके निमंत्रण पर क्या हुआ? तो सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। किस चीज का? तो सम्मेलन हुआ। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। नवाब जो है नवाब वकारुल मुल्क इसके क्या थे? तो अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या हुआ? तो उदय हुआ। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या हुआ? तो उदय हुआ। चलिए अब सवाल यहाँ से बहुत सारे बनेंगे कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। और इसके जो कौन थे, क्या बोलते हैं, आपके अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब वकारुल मुल्क इसके क्या थे? तो अध्यक्ष थे। किसके? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। और इस पर जो निमंत्रण और सम्मेलन किसने बुलाया था? नवाब कौन था? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने क्या किया था? निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। इसका निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। जिसका मुख्यालय कहाँ था? तो लखनऊ में था। लीग का संविधान जो है, लीग का जो संविधान है 1907 ईस्वी में कराची में बना। लीग का संविधान 1907 में कहाँ बना? कराची में बना। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की? सैयद इमाम ने की। किसने की? तो सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। और इसी अधिवेशन में जो है आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? तो अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन अमृतसर में होता है 1960 ईस्वी में। और इस जिसके अध्यक्षता सैयद इमाम किए थे। और आगे चलकर इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया जाता है आगा खां को। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई। और इसी अधिवेशन में जो है मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में की मार्लो मिंटो सुधार में मान लिया गया। जिसको जो है 1909 में मार्लो मिंटो सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। और मुस्लिम लीग जो है बंगाल विभाजन का क्या किया? तो समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई। और 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा कहाँ खोली गई? तो लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। किसने किया था? सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। कहाँ पर? तो 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा कहाँ? तो लंदन में। तो इससे जो है इस लाइन से बहुत सारे सवाल बनेंगे, बहुत सारे सवाल, तो इसको ध्यान में रखना है। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे। भिखाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय मूल के क्या थे? फ्रांसीसी नागरिक थे, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित
सातवीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। जो भिखाजी है, भिखाजी रुस्तम कामा, ये भारतीय मूल के क्या थी? फ्रांसीसी नागरिक थे, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित सातवीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। यह जो है विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। इनके माता पिता क्या थे? भिखाजी रुस्तम कामा के माता पिता फारसी थे, पारसी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। इन्होंने जो है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा बोला जाता है, ये जो है दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 1 जुलाई 1909 को क्या होता है कि मदनलाल ढींगरा जो है विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर क्या कर दी? तो हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। किसको? तो मदनलाल ढींगरा को। कब? तो 16 अगस्त 1909 ईस्वी को दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। 21 दिसंबर 1909 को जो है अनंत कान्हरे जो है जैक्सन को क्या किया? तो गोली मार दिया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। क्या हुई? वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। तो सवाल है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने कब जो है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था? तो 1911 ईस्वी में। सवाल यह है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में 1911 में भव्य दरबार का आयोजन किया था किसके लिए? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। पहला जो है बंगाल विभाजन को क्या किया? रद्द किया गया। दूसरा, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें जो है उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। कब बनी दिल्ली भारत की राजधानी? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बनी। तो याद रखिएगा ये। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमीर चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ जो है दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। दीनानाथ जो है दबाव में आकर क्या बन गया? तो सरकारी गवाह बन गया। और मास्टर अमीर चंद, अवधलाल बिहारी, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। इतने सारे लोगों को फांसी दे दी गई। चलते हैं अरुणडेल कमेटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अरुणडेल कमेटी क्या है? लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन एटी अरुणडेल के नेतृत्व में किया था। यानी कि लॉर्ड मिंटो जो है क्या करता है कि 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन एटी अरुणडेल के नेतृत्व में किया। किसके नेतृत्व में? तो एटी अरुणडेल के नेतृत्व में किया था। किसके? तो राजनीतिक सुधारों के लिए। कितने सदस्य कमेटी का? 4 सदस्य। कब किया था? तो 1906 में। किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाई। इसने जो है अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। 1 नवंबर 1913 में जो है अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की क्या की? स्थापना की। सवाल है कि लाला हरदयाल के नेतृत्व में कहां पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहां? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। फिर से सवाल बनेगा, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। 1913 ईस्वी को। सवाल फिर से बनेगा कि 1 नवंबर 1913 को
किसके नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। स्वयं सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। स्वयं सिंह भाखना जो है गदर पार्टी के क्या थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, स्वयं सिंह भाखना जो है गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री। लाला हरदयाल क्या थे? तो इसके प्रथम मंत्री। एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। और काशीराम क्या चुने गए? तो कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1 नवंबर 1913 को क्या होता है कि गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। किसमें था? तो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। 9 दिसंबर 1913 से क्या होता है कि यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। यानी कि जो है कामागाटा मारू जो जहाज था, कौन सा जहाज था? कामागाटू मारू जहाज। और कौन सा जहाज था? जापानी जहाज था। ये जो कामागाटा मारू जो है जापानी जहाज था, इसको जो है बाबा गुरुदत्त सिंह जो है 1914 ईस्वी में किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ यह जलयान जो है 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। यह जलयान क्या होता है कि 351 यात्रियों को साथ लेकर 26 सितंबर 1914 ईस्वी को कहाँ पहुंचता है? तो हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई। बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर क्या होता है कि जहाज की तलाशी हुई और क्या हुआ? संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए, जिसमें से 18 यात्रियों को मार दिया गया और लगभग 25 यात्री क्या हुए? तो घायल हुए। लगभग 25 यात्री घायल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। सवाल यहाँ से फिर बनेगा, इससे भी ऊपर वाला जो कामागाटा मारू जहाज है, इससे भी सवाल बनेगा, तो याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। किसकी की थी? तो सेवा समिति की स्थापना की थी। सवाल है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो सेवा समिति की स्थापना की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद प्रयागराज में की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का सदस्य हृदयनाथ कुंजरू। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी का सदस्य कौन है? हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। यहाँ पर 2 बार दे दिया है। इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। 1915 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार जो है कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। क्यों किया? तो ये 1915 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो ये क्या हुआ था? सैनिकों को भर्ती किए, यानी कि भारतीय जो सैनिक थे उनको जो अंग्रेजों के लिए विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भर्ती किए थे। तो इसलिए कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। इनको अंग्रेजों का सार्जेंट या और भी कुछ बुलाया जाता है, आगे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से सवाल बनेगा कि अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। कब किया था? तो 1915 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो 1916 ईस्वी में होता है, और जिसमें जो है कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। पहला इसमें देखिए एक सवाल होगा कि कांग्रेस का किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एकता हो गई। किसमें हो गई थी? आपका गरम दल और नरम दल में हुई थी। 1907 के सबसे पहले जो सुनिए 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, उसमें जो है कांग्रेस जो है विभाजित हो गई, यानी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसमें? तो नरम दल और गरम दल में हो गया। फिर क्या होता है कि आगे चलकर 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। उसमें जो है क्या होता है कि कांग्रेस के दोनों दल जो है में एकता हो गई, फिर से आपस में मिल गए। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। और इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जो होता है, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसी अधिवेशन में भी क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करती है। अब मुस्लिम लीग भी मिल जाती है कांग्रेस के साथ। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और मुस्लिम लीग का जो 1916 का जो लखनऊ सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। यानी कि जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के विशेष प्रयास से ही कहा होता है कि 1916 में लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को
पूना में होम रूल की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी? तो होम रूल लीग की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। किसकी प्राप्ति के लिए? तो स्वशासन की प्राप्ति के लिए। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की थी। किसकी? तो होम रूल लीग की। कहाँ की थी? तो पूना में की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस तरह से सवाल घुमाकर पूछ सकता है। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, यानी कि बपतिस्ता लिखा है, बैप्टिस्टा है पूरा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे तथा सचिव एनसी केलकर थे। ये जो मुस्लिम सॉरी होम रूल लीग की स्थापना किए थे पूना में बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को स्वशासन की प्राप्ति के लिए। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव कौन थे? एनसी केलकर थे। एनसी केलकर। तिलक ने अपने अखबार मराठा, जो अंग्रेजी में है, तिलक जो है अपने अखबार जो है अखबार मराठा निकालते हैं जो अंग्रेजी भाषा में थी, तथा केसरी निकालते हैं जो मराठी भाषा में थी। केसरी मतलब मराठी और मराठा मतलब अंग्रेजी भाषा। याद रखिएगा, पूछेगा कि मराठा किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में थी। केसरी किस भाषा में थी? तो मराठी भाषा में थी। और ये दोनों अखबारों को किसने निकाला था? तिलक ने निकाला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया। इन दोनों अखबारों के माध्यम से जो है मराठा और केसरी के माध्यम से जो है होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया। और ये दोनों अखबार जो है तिलक के द्वारा निकाला गया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अड्यार यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट क्या करती है कि सितंबर 1916 ईस्वी में अड्यार यानी कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करती है। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। और जॉर्ज अरुंडेल को क्या बनाई? लीग का सचिव बनाया। क्या बनाया? तो जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। किसका? तो होम रूल लीग का। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जीना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इसमें क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जीना तथा तेज बहादुर सप्रू क्या हुआ? इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया गया। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र, यानी कि दैनिक पत्र जो यानी कि डेली निकलता था, डेली जो पत्र निकलता था उसको दैनिक पत्र कहते हैं। उसका नाम क्या था? तो न्यू इंडिया था। और साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में एक बार जो निकलता था वो पत्र था कॉमनवेल्थ था। और ये दोनों पत्रों को किसने निकाला था? एनी बेसेंट ने। होम रूल का प्रसार 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 प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस सवाल मिलाने के लिए आता है। कॉमनवेल्थ पुस्तक और न्यू इंडिया जो है पुस्तक दे देगा और दूसरी तब क्या देगा? उसके जो जो भी राइटर है उसके नाम दे देगा। तो आपको मिलान करना होता है। तो आप लोग न्यू इंडिया जो दैनिक पत्र है और साप्ताहिक पत्र है कॉमनवेल्थ, और ये निकाला गया है एनी बेसेंट के द्वारा। नोट: गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गोपाल कृष्ण गोखले जो है अपने संगठन जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। किसने दी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस अपने सदस्यों को किस लीग में? तो होम रूल लीग में। कौन से सोसाइटी को? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी जो है प्रथम विश्व युद्ध में के समय जो है लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित के लिए किया। इसलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। इसलिए जो है क्या किया गया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। कौन? तो लोग कहने लगे। तो इसलिए इनको कैसरे हिंद मिला था 1915 में, जो पीछे मैंने पढ़ाया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। कैसरे हिंद की जो उपाधि मिला था, इनको जो है सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो इसलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। और ये कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में ये किया गया था। इसलिए इनको जो है कैसरे ए हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को। बाद में जब 1919 का जो आपका रॉलेट एक्ट हुआ, और उसके बाद जो है ये और रॉलेट एक्ट 1919, और उसमें जो है अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद से कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी लौटा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में जो है गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ तक की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? तो अहमदाबाद के करीब। किसने? तो गांधी जी ने। कब? तो 1916 ईस्वी में। सवाल इसे भी पूछेगा। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। बिहार के कौन से? किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने। किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, ये बिहार के थे। और ये जो क्या किया कि गांधी जी को चंपारण आने को क्या किया? प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। यानी कि चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार के 20 मई 1929 को क्या होता है कि 54 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे
शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहते हैं। अंग्रेज अधिकारी कौन था? एमन था, जिससे जो है शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे। उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा। उनको श्राद्ध कर्म के लिए क्या किया? तो 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वो चंपारण का अकेला मर्द था। वो चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। कहा? तो चंपारण बिहार में किया गया। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। चंपारण विद्रोह के कारण जो है अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तीन कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू लागू तीन तरीकों में एक था। यानी कि तीन कठिया जो है खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों, यानी कि रैयत मतलब किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू तीन तरीकों में एक था। खेती का अन्य दो तरीका कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। खेती का अन्य दो और तरीके थे जिनको कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। तीन कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा। तीन कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा यानी 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी 3 कठिया खेती में प्रति बीघा यानी कि 20 कट्ठा है, 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरुल हक एवं इंजी रंगा थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरुल हक, इंजी रंगा थे। इसे सवाल पूछेगा कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन से लोग शामिल थे? तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरुल हक, एनजी रंगा शामिल थे इनके साथ। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। बतक मियाँ जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या की थी? तो गांधी जी की जान बचाई थी। नोट: गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी जो है सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने का घोषणा की। और बेसेंट ने जो है 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जो होम लीग को समाप्त करने की घोषणा की। किसने? तो एनी बेसेंट ने। कब? तो 1917 ईस्वी को। किसको? तो होम रूल लीग को। ये सवाल देखिएगा, ये जो है बीपीएससी के एग्जाम में आता है कि किसने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ। ये ऑप्शन में दिया था, बतक मियाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों को उल्लेख था। यानी कि 20 अगस्त 1917 को जो है 17 को तत्कालीन भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। कौन कौन सी बातें देखते हैं। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य जो है भारत में स्वशासन को विकसित करना है। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। स्वशासन जो है एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण जो है भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। प्रगति का विषय में निर्धारण जो है ब्रिटिश तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या बनी? तो आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। उदारवादी जो है कांग्रेसी जो थे, उदारवादी कांग्रेसी, इन्होंने क्या किया कि मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। तिलक जो है गर्म दल के थे और इन्होंने क्या कहा कि मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा, यानी कि सूर्य के बिना उषा काल जो होता है वो कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। किसने? तो महात्मा गांधी ने। कब? तो 1918 में। किसने? महात्मा गांधी ने। कब? तो 1918 में। किसकी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की।
यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यह जो है उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। क्या थी? तो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, और यही जो है गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का क्या दिया? तो सिद्धांत दिया। कहाँ पर? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है। उसी समय 1918 में जो है गांधी जी जो है क्या किए? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। उन्होंने बताया कि पूंजीपति जो होते हैं वो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। नोट देखते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस EITUC की स्थापना की। 31 अक्टूबर 1920 को जो है एनएम जोशी जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस EITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। सवाल है कि 1920 में किसने जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि EITUC की स्थापना की? तो एनएम जोशी ने की। और फिर से सवाल, 1920 में एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। फिर से सवाल पूछेगा कि एनएम जोशी जो है 1920 में किसकी स्थापना किए थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इतने सवाल सवाल बनाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। यानी कि जो महात्मा गांधी जो है पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समय। कब? तो 1918 ईस्वी में किए थे। अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था 1918 ईस्वी में, इसमें जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं? पहली बार भूख हड़ताल की घोषणा किए थे, और वहीं से पहली बार भूख हड़ताल शुरू हुआ था। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। गांधी जी जो है 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया। कौन सा कर चलाया? तो कर नहीं आंदोलन चलाया। किसने? तो गांधी जी ने। कब? 1918 में। कहा? तो गुजरात के खेड़ा जिले में। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रौलट एक्ट लागू हुआ। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रौलट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। परंतु उसका विरुद्ध जो है न कोई अपील होगा, न कोई दलील होगा, न कोई वकील किया जा सकता है। किसके विरुद्ध? तो रौलट एक्ट कानून के विरुद्ध। कब किया गया था ये? तो पास किया गया था 19 मार्च 1919 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। तो सवाल है यहाँ पर कि किस कानून के विरुद्ध गांधी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई? तो रौलट एक्ट कानून जो 1919 के नाम से जाना जाता है, उसी के विरुद्ध जो है आपका गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई थी 6 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सवाल है फिर से कि कब जो है अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर से सवाल है कि 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। सवाल ऐसे भी घुमाकर पूछता है एग्जामिनर जो है, एग्जाम लेने वाला, क्वेश्चन सेट करने वाला किसी तरह से भी सेट कर सकता है। तो तैयार रहिए 360 डिग्री क्वेश्चन के लिए। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल AREH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन जो है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होता है, और उस गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी। कहाँ? तो अमृतसर में। और उस पर क्या होता है कि जनसभा हो रही थी, तो जनरल जो REH डायर था, REH डायर, इसने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक है, जालियांवाला बाग में अंधाधुंध जो है आपका गोलियां चलवाई, जिसमें से हजारों लोगों की जो है मौत हुई थी। तो ये सवाल भी पूछा है कि आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने जो है गोलियां चलवाई थी? तो ऑप्शन में आया था, ये BPSC में सवाल पूछा था ये। तो उसमें ऑप्शन दिया था REH डायर, जनरल डायर, ऐसे सवाल 4 ऑप्शन दिया था। तो बहुत सारे लोग जो है गलत मारे थे, क्योंकि जनरल डायर तो सुने थे, तो सबने जनरल डायर मार दिया, लेकिन जनरल REH डायर उसमें ऑप्शन था जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने नहीं मारा था, जो सही आंसर था, और जनरल डायर मार दिए तो वो गलत हो गया था।
तो इसलिए जो है पूरा सोच समझ कर पढ़ना होगा, पूरा ध्यान से पढ़ना होगा। तो जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। यानी कि सरकारी रिपोर्ट जो है उसके अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। ये जो भी सरकारी रिपोर्ट आता है उसमें कम ही दिखाया जाता है, ठीक है। और वैसे भी अंग्रेज थोड़े ना दिखाएंगे हम लोगों ने इतना कुकर्म किया है, कृत्य किया है इस तरह के, और उसमें इतने सारे लोगों को मार दिया गया है, वो कम ही दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे और कांग्रेस समिति के अनुसार जो लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए, यानी कि लगभग में बताया जा रहा है, एग्जैक्ट डाटा जो है कांग्रेस समिति को भी नहीं पता है। चलिए, और इस पर जो फिल्म आई थी जलियांवाला बाग पर, जिसमें अक्षय कुमार है, इस फिल्म देखिए कि कैसे कैसे क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसा मतलब कुछ हुआ भी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस पर जांच हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, तब जाकर पता चला कि ऐसा हत्याकांड हो चुका है। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। उस समय जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर माइकल ओ डायर था। हाँ, जैसे यहाँ पर जो सवाल है जनरल REH डायर था, ऑप्शन में बीपीएससी में सवाल पूछा था, जनरल REH डायर था ऑप्शन में, उसके बाद सर माइकल ओ डायर था, जनरल डायर था, एक और कोई ऑप्शन था। तो बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट जनरल डायर मारा था, जो गलत था। लेफ्टिनेंट कौन था उस समय? तो सर माइकल ओ डायर था। और अंधाधुंध गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल REH डायर ने चलवाई थी। और जनरल डायर जो हम लोग ऐसे सुनते हैं ना, जनरल डायर ने चलवाया था, जनरल डायर ने नहीं, जनरल REH डायर ने। तो याद रखिएगा, जनरल REH डायर ने गोलियां चलवाई थी, गोलियां, जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें हुआ था, तो जनरल REH डायर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने डायर का सहयोग किया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने सहयोग किया था? डायर का। तो ये सहयोग किया था हंसराज नामक व्यक्ति ने सहयोग किया था। ये बहुत बड़ा दुष्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो सवाल है फिर से कि किसने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जिसको सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था, और इनको जो है प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और क्या होता है कि जालियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है तो उसके विरोध में क्या करते हैं महात्मा गांधी? कैसरे हिंद की उपाधि जो था उसको लौटा दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि सर की उपाधि वापस लौटा दिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने क्या किया कि 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ठीक है, सवाल पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने, क्वेश्चन यहाँ पर लगा लीजिए, सरकार ने किस कमेटी की गठन किया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में गठित किया था। कब किया था? 19 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय, इसमें कितने लोग थे? तो 5 अंग्रेज थे इस कमेटी में और 3 भारतीय थे। भारतीय में कौन कौन थे? सर चिमन लाल सीतलवाड़, सर चिमन लाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। एवं जगत नारायण क्या थे? तो सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। कांग्रेस जो है क्या करती है कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। किसकी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। और इनके अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जालियांवाला बाग जो है कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी? तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरोध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों का जो है
मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो है विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को जो है समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की। किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। सवाल फिर से लिखिए, यहाँ पर सवाल करते जाइए, ये सबसे सवाल बनेगा। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में क्या किया कि गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। कब किए? तो 1 अगस्त 1920 को। किसने किया? तो गांधी जी ने। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो आपका नागपुर अधिवेशन में की। सवाल है आएगा कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की? तो नागपुर अधिवेशन में की। फिर से सवाल बनेगा, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में किस ईस्वी में की? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रस्ताव को सी आर दास ने प्रस्तावित किया। इसके प्रस्ताव को जो है सी आर दास ने प्रस्तावित किया। फिर से सवाल बनेगा कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया? तो राइट आंसर आपका होगा उसमें ऑप्शन में अगर देगा तो सी आर दास होगा। सी आर दास ही देगा, और भी ऑप्शन हो तो आप सी आर दास मारिएगा, क्योंकि सी आर दास ने प्रस्तावित किया था। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली को जो है सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। सवाल पूछेगा कि मोहम्मद अली को, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से लगाइए कि मोहम्मद अली को सर्वप्रथम किस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया? तो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। कौन कौन से लोग जो थे कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन फिर से लगाइए, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल किससे सहमत नहीं थे? तो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। फिर से सवाल कीजिए, कांग्रेस का असहयोग आंदोलन से कौन कौन से लोग थे जो शामिल नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट थे और बिपिन चंद्र पाल। अतः इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। अतः इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। सवाल है फिर से कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर, यानी कि विदेशी असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय क्या किया गया कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने लगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी को लिखते हैं कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यानी कि आप सवाल है फिर से कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में किस स्थान पर, मतलब गोरखपुर जिले में किस स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी? तो चौरी चौरा नामक स्थान पर, जिससे क्या हुआ कि एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। और फिर से पूछेगा, चौरी चौरा नामक जो है जो घटना हुई थी असहयोग आंदोलन के समय में, ये कहाँ पर है? तो गोरखपुर जिले में। फिर से सवाल है कि चौरी चौरा नामक जो है नामक स्थान जो गोरखपुर जिले में है, जिसमें जो है असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, ये घटना किस ईस्वी में हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से सवाल भी घुमाकर बनाया जा सकता है। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस घटना से क्या होता है कि गांधी जी 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे, और इस समय जो है महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। ये घटना देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या होता है कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक
स्थान पर जो है असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगाने के बाद क्या होता है कि एक थानेदार और एक सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना से क्या होता है कि गांधी जी दुखी हो जाते हैं और गांधी जी 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और जब ये स्थगित करते हैं उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे, बारदोली, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है इनको क्या बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन जब ये मतलब स्थगित किए तो बहुत सारे लोग ना इनको मतलब बोले कि गांधी जी को नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ये सही नहीं है, गांधी जी गलत कर रहे हैं, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के बारे में कहा था। तो इसके पीछे कारण ये था कि जो चौरी चौरा नामक कांड हुआ था, इसलिए ये दुखित होकर बंद किए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भी आंदोलन हो उसमें हिंसा हो। और इससे क्या होता है कि ये जो कांड हुआ, अगर असहयोग आंदोलन को अगर बंद नहीं करते तो अंग्रेज को तो मौका चाहिए। और क्या करते थे कि वो लगते लाठी मारने, लाठी मतलब पीटने, और उसके बाद से बहुत सारे को पकड़ कर जेल में डालते, बहुत सारे को काला पानी का सजा देते, बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा देते। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर भय बैठता, और भय बैठता तो अगली बार जब भी आंदोलन को तो वो तो तहस नहस कर देते हैं। अगली बार जब भी आंदोलन की बात होती है, आंदोलन करने के विचार आते, तो लोग डर से ये सोचकर कि उसके पहले बार जब आंदोलन किया गया था उस समय तो कुछ हुआ नहीं, इस बार आंदोलन होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेकार में लाठी खाने पड़ेंगे, जेल भुगतना पड़ेगा, सजाएं होगी, बहुत सारे लोगों को गोली मार दी जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि डर पैदा हो जाता है, और डर से क्या होता है कि लोग क्या होता है कि सहयोग नहीं करते, आगे जो भी आंदोलन होता उसमें सहयोग नहीं करते। तो गांधी जी जो है उनकी दूरदृष्टि थी, गांधी जी बहुत दूर तक सोचते थे। तो इसलिए जो है वो चाहते थे कि हमारी जो जनता है जो असहयोग आंदोलन में जुड़ी है, ये डर इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके कारण से इनके अंदर डर बैठ जाए, और ये फिर से आने वाले जो भी आंदोलन होगा उसमें सहयोग करना ही बंद कर दे, घर से निकले ही नहीं, क्योंकि आंदोलन करने से कोई कोई फायदा है नहीं। ये अंग्रेज जो है हमें जो है ना कभी भी आज़ादी नहीं देंगे, हमें मतलब चैन से रहने नहीं देंगे, इनके सामने हम जीत नहीं पाएंगे। तो इस भ्रम को तोड़ना था, इसलिए गांधी जो है ना अपने जो जनता है उनको बचाने के लिए असहयोग आंदोलन को वापस क्या किए, स्थगित कर दिए। बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी गांधी जी की। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। 13 मार्च जो है 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, और फरवरी में होता है असहयोग आंदोलन स्थगित, और मार्च में देखिए, मार्च में 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया, और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जो है गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत था। सवाल है कि मोतीलाल तेजावत कौन था? तो 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता था। चलिए फिर से सवाल, 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की, यानी कि असहयोग आंदोलन 22वां स्थगित होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कब? तो 1923 ईस्वी में। कहा? तो इलाहाबाद में से सवाल पूछा जाता है। तो 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में फिर से सवाल, इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की। और किस ईस्वी में की? तो 1923 ईस्वी में की। इस तरह से सवाल घुमाकर बनाया जाता है एग्जाम में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए। सवाल फिर से कि महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सिर्फ एक बार। फिर से सवाल, महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के जो है अध्यक्ष चुने गए थे, तो किस अधिवेशन में ये मतलब इसकी अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी सिर्फ एक बार, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। देखिए क्या होता है कि आपको स्थगित होता है असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित होता है। आपको क्या होता है कि उसके बाद से स्थगित होने के बाद महात्मा गांधी को क्या किया जाता है कि आपको गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई जाती है, सजा सुनाई जाती है। फिर क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अंग्रेज उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के पीछे कारण था कि अगर गांधी जी अगर जेल में ही कुछ हो जाता तो पूरा देश जो है इकट्ठा हो जाता और बहुत बड़ा आंदोलन होता।
तो इस डर से जो है महात्मा गांधी को कुछ हो ना जाए, और महात्मा गांधी को उनको अगर कुछ हो गया तो पूरे देश में विद्रोह होगा। इस डर से अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को जो है छोड़ दिए जेल से। मात्र 6 साल की कारावास की सजा हुई थी, लेकिन 1922 में ये क्या होता है कि इनको गिरफ्तार करते हैं, और 24 में इनको फरवरी में ये महात्मा गांधी को ये स्वास्थ्य संबंधी कारण से महात्मा गांधी को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी उधर से निकलने के बाद जेल से, उसके बाद 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन जब होता है, तो उसमें ये क्या किए कि अध्यक्ष बन गए महात्मा गांधी, और अध्यक्षता करते हैं किसका, तो कांग्रेस का करते हैं। कहाँ पर, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कड़ी जुड़ी हुई है, इतिहास जो है एक एक मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, इस तरह से पढ़ना पड़ता है। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सवाल है फिर से कि सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। किसने की, तो सचिंद्र सन्याल ने। किस किस की, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कब की, तो 1924 ईस्वी में की। यानी कि एच से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिकन, ए से एसोसिएशन, यानी कि HRA की स्थापना किसने की, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। कब की थी, तो 1924 ईस्वी में की। कहाँ की, सवाल पूछेगा कहाँ की, तो कानपुर में की थी। कानपुर, याद रखिए कानपुर में। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और फिर क्या होता है कि यही जो HRA है, जिसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी 1924 ईस्वी में कानपुर में, आगे चलकर क्या होता है कि भगत सिंह 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला, जिसमें जो आज क्रिकेट का मैच होता है, तो फिरोजशाह कोटला में जो क्या करते हैं, शायद उसका नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम शायद कर दिया गया शायद। तो फिरोजशाह कोटला में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। यानी कि इसमें सोशलिस्ट शब्द को ये जोड़ दिया जाता है 1928 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। HRA जो अब हो जाता है HSRA हो जाता है, यानी कि HSRA हो जाता है HRA। काकोरी कांड, काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। क्या होता है कि काकोरी कांड जो होता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर, यानी कि सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना जो है काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इससे ही काकोरी कांड कहा गया, इसे ही जो है काकोरी कांड कहा गया। तो पूछेगा कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और काकोरी कांड में जो ट्रेन लूटा गया था, वो कौन सी ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन थी। 8 डाउन ट्रेन थी। और ये जो ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। जिसमें कितने लोगों ने लूटा इस ट्रेन को, 10 व्यक्तियों ने। तो कहाँ लूटा, तो काकोरी नामक स्थान पर लूटा। कहाँ, तो काकोरी नामक स्थान पर लूटा। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। यानी कि ये जो सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था, तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। और 25 में ये कांड होता है। और 27 में क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला खां को जो है 19 दिसंबर यानी 2 साल के बाद, करीब 2 साल के बाद 1927 ईस्वी को जो है फांसी दे दी गई। एवं सचिंद्र नाथ सन्याल को जो आजीवन कारावास की सजा मिली, और सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। और सचिंद्र नाथ सन्याल ने किसके स्थापना किए थे, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कहाँ, तो कानपुर में। कब, तो 1924 ईस्वी में। ऐसे जोड़ते जाइए। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई, और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। सवाल पूछेगा कि किनके द्वारा यह कहा गया कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ और फांसी पर लटक गए, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। हम नोट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या किया कि काकोरी कांड जो हुआ था उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी थे।
संभवतः अशफाक उल्लाह खां जो है पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। यानी कि मतलब संभवतः संभावना की जाती है कि मतलब अपडेटेड नहीं है, बहुत सारे इलाके थे जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इसलिए लिखा गया है संभवतः, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि अशफाक उल्लाह खां जो थे पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। किसके? तो अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित की किसने? तो स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए। कब की थी? तो 1926 ईस्वी में की थी। सवाल पूछेगा कि स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से किस ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की? तो 1926 ईस्वी में। फिर से सवाल है कि स्त्रियों ने 1926 ईस्वी में अपने अधिकारों के लिए किसकी स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय संघ महिला संघ की स्थापना की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं, इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। यानी कि चलिए फिर से सवाल पूछिए, सवाल यहाँ पर बनेगा साइमन कमीशन भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, साइमन कमीशन किसको जो है व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। 1927 की बटलर कमेटी, 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। सवाल पूछेगा किस समिति का मतलब किस कमेटी या समिति का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था? तो बटलर कमेटी का, याद रखिएगा बटलर कमेटी। और बटलर कमेटी का जो है स्थापना कब किया था? तो 1927 ईस्वी में। बटलर कमेटी की स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था। किसके लिए? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक शवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। सवाल है जो है सवाल कि महाड़ सत्याग्रह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पहला सवाल था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा महाड़ सत्याग्रह किया गया था। और ये जो है कब हुआ था? तो 20 मार्च 1927 को। सवाल पूछेगा महाड़ सत्याग्रह जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस ईस्वी में किया गया था? तो समय कौन सा है? तो 20 मार्च 1927 ईस्वी को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक शवदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। यानी कि क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर जो है महाड़ सत्याग्रह करते हैं 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर। और ये जो है दलितों को जो है सार्वजनिक जो है चपदार तालाब है उसमें पानी पीने और जो है इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। यानी कि जो है इनको जो है तालाबों में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था, तो इस अधिकार को दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर जो है 20 मार्च 1927 को किए थे। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। 25 दिसंबर 1927 को जो है अंबेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। और सवाल पूछेगा कि 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने किस गांव में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था? तो महाड़ गांव में किया था। फिर से सवाल है 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में किसका जो है सार्वजनिक दहन किया था? तो मनुस्मृति का किया था। फिर से सवाल है अंबेडकर ने महाड़ गांव में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किस समय किया था? तो 25 दिसंबर 1927 को किया था। तो 360 डिग्री यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। सवाल फिर से बनेगा कि नेहरू रिपोर्ट को जो है अंतिम रूप से कब आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? तो अगस्त 1928 में। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन होता है, उसमें जो है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने किया था। डॉक्टर अंसारी ने किया था। अब कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था।
30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। फिर से क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में मृत्यु हो गई। सवाल है कि किस आयोग के विरुद्ध में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हुई? तो साइमन आयोग के विरोध में, साइमन आयोग के विरोध में। सवाल पूछेगा कि साइमन आयोग के विरुद्ध जो है पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। यह कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जो है 30 अक्टूबर, फिर से सवाल, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को कहाँ साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? लाहौर में, लाहौर याद रखिएगा, लाहौर में। फिर से 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कौन से व्यक्ति थे जो है क्रांतिकारी थे या व्यक्ति थे जो घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय थे। वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन थे? दो दल, तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। सवाल है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन कौन से थे? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। सवाल फिर से कि जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने किसका बहिष्कार नहीं किया था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। सवाल है फिर से, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारी जो है 17 दिसंबर 1928 को क्या करते हैं कि लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान जो था सैंडर्स जो था उसको गोली मार दी और हत्या कर दी। तो ये जो है हुआ क्या होता है कि आपका 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध जो है प्रदर्शन करते समय पुलिस के लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे क्या हुआ कि ये जो भी क्रांतिकारी थे भारतीय क्रांतिकारी, ये लोग गुस्सा हो गए। ये गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के बाद क्या किया कि भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के जो भी क्रांतिकारी थे ये लोग सभी लोग मिलकर 17 दिसंबर 1928 को जो है लाहौर के जो तत्कालीन सहायक पुलिस था पुलिस कप्तान कौन था? सैंडर्स, उसको जो है गोली मारकर हत्या कर देते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बाहरी कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। सवाल फिर से कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में किसने जो है दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। सवाल फिर से है, अगला सवाल, किस बिल के पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में। फिर से सवाल कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में किस समय यानी कि किस ईस्वी में जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में ये जो है काम हुआ था। फिर से सवाल, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने जो है दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? किसने पूछ रहा है? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये जो है खाली बेंचों पर बम फेंके थे। फिर से सवाल, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कहाँ पर जो है खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। तो इतने सवाल इस लाइन से बनते हैं। तो मैंने आपको 360 डिग्री जो है क्वेश्चन बनाकर आपको ऑप्शन के साथ बता दिया। अब आप 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे 360 डिग्री में आपको क्वेश्चन के साथ भी बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा। उनका मकसद क्या था? ये जो खाली बेंचों पर बम फेंके थे तो इनका मकसद था कि किसी की जान लेना नहीं है, यानी कि किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, यानी कि जो भी बहरे कान है, जो अंग्रेज जो है ना जो भी
अनुनय विनय पत्र या मांग की जाती थी, तो ये लोग पूरा नहीं करते थे। ठीक है, तो उनको जो है सुनाने के लिए, उन तक बात पहुंचाने के लिए, उन बहरे कानों को तक पहुंचाने के लिए ये जो काम किया गया था कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास सिर्फ अनुनय विनय के अलावा और भी हथकंडे हैं। ठीक है, हम अब जो है बम हथियार और लड़ाई के मैदान में जो है हम जो है आपके जो है ना विरोध प्रदर्शन करेंगे। शांति और अनुनय विनय बहुत हो गया, हम अब बम का भी सहारा ले सकते हैं, हम हथियारों का भी सहारा ले सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। नोट, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। यानी कि जब जो है असेंबली यानी कि दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कब, तो 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ। उसके विरोध में जो है क्या होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है बम फेंकते समय, जब बम फेंक रहे थे असेंबली में, तो उस समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, तो विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सदारत कर रहे थे विठल भाई पटेल। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। कांग्रेस जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। फिर से सवाल बनेगा यहाँ से 360 डिग्री आप पढ़िए। सवाल जो है कहीं से भी बना दिया जाता है, और क्या होता है कि आप सिर्फ लाइन बाय लाइन कथा जो है पढ़कर जाने से नहीं चलेगा। 360 डिग्री आपको सवाल बनाने आना चाहिए किताबें से ही, खुद से ही। चलिए मैं आपको बनाकर आपको ऑप्शन के साथ पढ़ा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं कैसे सवाल बनेगा। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था? किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन आपका ऑप्शन में आ जाएगा। लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन और भी आ जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन जो हो रहा था 1929 ईस्वी में कांग्रेस का, उसमें जो है पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। चलिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो सवाल है तो आपका 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब सवाल फिर से बनेगा, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आपको पता होगा तो मारिएगा, नहीं तो गलत मार के आइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कब कर रहे थे? तो 1929 ईस्वी में कर रहे थे। उसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। ये सवाल पूछा गया, देखिए यहाँ पर सवाल कैसे बनता है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया? ये सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा रावी नदी। रावी नदी आप याद रखिएगा। क्या होगा? तो आप जो है रावी नदी याद रखिएगा। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के तट पर। सवाल ये पूछा गया, उसमें ऑप्शन दिया गया था चिनाब नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी याद रखिएगा। रावी नदी के तट पर ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने जो है रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। सवाल पूछेगा फिर से कि रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को रात को 12 बजे किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। उस समय कौन सा था? यानी कि डेट समय पूछेगा, तो दे देगा 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर अगर याद भी नहीं रखेंगे तो 1929 आपको याद होना चाहिए। सवाल ऑप्शन में दे देगा। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और सवाल फिर से बनेगा कि किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में, ये ऊपर वाला आ जाएगा, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक और चीज किया गया था, लक्ष्य रखा गया था पूर्ण स्वराज का, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे।
जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और किस नदी के तट पर हो रहा था ये? तो रावी नदी के तट पर हो रहा था। और इसमें क्या किया गया कि प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। कब? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इसी के साथ जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 जो है गांधी जी के सहित 79 यानी कि ऐसे 78 और गांधी जी को जोड़कर 79 यानी कि 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। यानी कि प्रस्थान किया लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। चलिए इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ जो है साबरमती स्थित अपने आश्रम से जो है लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया? तो 78 78 सहयोगियों के साथ, और अपने को जोड़ लेंगे गांधी जी तो 79 79। ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कहाँ से जो है दांडी मार्च का किए थे, शुभारंभ किए थे? तो साबरमती जो आश्रम था वहां से, साबरमती आश्रम से शुरू किए थे और लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी की जो था दूरी 322 किलोमीटर था। तो साबरमती आश्रम से शुरू किए और दांडी तक पहुंचे अपने 78 सहयोगियों के साथ। तो फिर से पूछेगा कि साबरमती आश्रम से जो है गांधी जी दांडी के लिए प्रस्थान किए किस ईस्वी में? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी चलते हैं। और कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ के लिए? तो दांडी के लिए चलते हैं। कितने दूर था? तो 322 किलोमीटर दूर था। और कितने दिन के बाद पहुंचते हैं? तो लगभग 24 दिनों के बाद पहुंचते हैं। 12 से शुरू होता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ पर सवाल पूछता है कि जो है कितने तारीख को जो है, मतलब समय पूछेगा किस ईस्वी में या कितने तारीख को जो है गांधी जी है नमक कानून को तोड़े थे, मतलब तो आपका रहेगा 6 अप्रैल, 12 मार्च, ठीक है। उसके बाद से 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखिएगा कि 12 12 से शुरू किए थे। 12 12 का आधा कितना होगा? तो 6 होगा। 12 का आधा कितना होगा? 6। याद रखिएगा 12 होगा। 12 याद रखिएगा, सिर्फ आप 12 याद रखिएगा ना। 12 मार्च 1930, तो 12 का आधा 6 अप्रैल, यानी कि 12 का आधा 6 अप्रैल होता है। 12 का आधा 6 होता है, तो 6 अप्रैल मार दीजिएगा। याद रखिएगा 6 अप्रैल को 12 का आधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की? तो नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसके, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना। नोट: दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राज्य किया था। यहाँ पर फिर से सवाल बनेगा कि जो है किसने जो है गांधी जी को, जो आंदोलन हो रहा था, दांडी यात्रा जो हो रहा था, उस यात्रा के दौरान जो किसने जो है उन्होंने ये कहा कि गांधी जी को जो है मतलब सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए। दांडी यात्रा को जो है सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए, उसमें जो सिर्फ पुरुष ही न भाग ले, महिलाओं को भी भाग लेना दिया जाए। इसके लिए जो है राजी की थी गांधी जी को, वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को राजी कर ली थी और ये की थी कि सिर्फ पुरुषों को ही शामिल न किया जाए, महिलाओं को भी इस मतलब यात्रा में शामिल किया जाए। तो गांधी जी राजी हुए थे दांडी यात्रा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। नमक सत्याग्रह जो हुआ था, तो उस समय ये जो नमक दांडी यात्रा जो हुआ था, इसको नमक कानून तोड़ा गया, नमक बनाया गया गुजरात के तट पर जाकर। और वहाँ पर जो है इसके बाद क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार के लोगों ने क्या किया कि नमक बनाने के साथ साथ, यानी नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर, यानी चौकीदारी कर जो होता था का भी विरोध करना चुना था। चौकीदारी कर का विरोध करना भी चुना था। कहाँ के लोगों ने? तो बिहार के लोगों ने।
4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 4 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता है कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। क्या होता है कि गांधी जी से ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसी दौरान जो है 4 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन के बीच पैक्ट होता है। उसके बाद से गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को सवाल फिर से बने, गांधी इरविन समझौता किस समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर से सवाल उल्टा करके पूछेगा, दिल्ली समझौता को किसके नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता के नाम से। तो इधर से भी उधर से भी सवाल बनाया बनाया जा सकता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम का पर संकल्प प्रारूपित किया। क्या होता है कि 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और उसके बाद कराची अधिवेशन होता है 1931 में कराची अधिवेशन जब होता है, कराची जो आज के पाकिस्तान में है, तो कराची अधिवेशन में जो है वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, जो हो रहा था 1931 ईस्वी में। तो इसमें क्या करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एक इंसान का, एक व्यक्ति का, एक आम आदमी का जो मूल अधिकार होते हैं उसको, और आर्थिक कार्यक्रम यानी कि इकोनॉमिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किए। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। किसकी? कराची अधिवेशन की। कहाँ हो रहा था तो 1931 में। कहाँ? तो कराची में हो रहा था। कब? तो 1931 ईस्वी में। तो इस तरह से सवाल बनने का यहाँ पर सवाल कर लीजिए कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था। फिर से सवाल होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। फिर से सवाल बनेगा कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किसने किया था? तो ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन रॉय ने नेहरू की मदद की थी। और ये जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव तो जो था मूल अधिकार का और आर्थिक आर्थिक कार्यक्रम का, इसमें जो है मदद किए थे तो एम एन राय ने जो है जवाहरलाल नेहरू की मदद किए थे। किसने? तो एम एन राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। और इसी अधिवेशन में यानी कि कराची अधिवेशन में जो है गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इस पैक्ट को स्वीकार किया गया। तो गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई, यानी कि, और उसके बाद गांधी जी को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था उसमें भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और इसी सम्मेलन में जो है गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यानी कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद मतलब उनकी विचारधारा, लेकिन मैं मर सकता हूँ लेकिन मेरी विचारधारा नहीं मर सकती है, यानी कि गांधी जी का कथन था। हाँ, कोई भी व्यक्ति मर सकता है एक समय के बाद, तो सबको मरना ही है, लेकिन रह जाती है तो उसकी विचारधारा रह जाती है। तो गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यानी कि उनकी विचारधारा नहीं मर सकती है, वो जिंदा रहेगी। तो इतनी सारी चीजें सम्मेलन में हुआ था। इसमें तो कराची अधिवेशन में कब हुआ था? 1931 में। पहले क्या होता है, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं ली थी। उसके बाद क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे गांधी जी, उसके बाद उसी दौरान क्या होता है कि गांधी और इरविन के बीच क्या होता है कि पैक्ट होता है, समझौता होता है। समझौता होने के बाद 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, और उसमें जो है इस पैक्ट को यानी कि गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने के बाद जो है गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। और उसी समय ये बोले थे गांधी जी कि गांधी जी मतलब गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और इस तरह से ये कड़ी जो है एक एक कड़ी एक एक चीज से जुड़ी होती है। इतिहास। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 सितंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक को हुआ। तो सवाल पूछेगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में यानी कि इसमें भाग लेते हैं। परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण सफल है। लेकिन क्या होता है कि वहां पर जो है
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर क्या होता है कि मतलब नहीं होता है, गांधी जी से मतलब नहीं हो पाया, मतलब गांधी जी से नहीं, मतलब ये जो है गांधी जी ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात वहां पर लंदन में की जाने लगी। और जो है अलग अलग जातियों को, अलग अलग धर्मों को बांटने की बात की गई और देश को तोड़ने की बात की गई। तो गांधी जी समझ गए कि यहाँ पर देश को तोड़ने की बात की जा रही है और आपस में लड़ाने की बात हो रही है। तो गांधी जी से क्या हुआ कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया और वहां से ये वापस लौट आए। तो गांधी जी एस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे। गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? तो एस एस राजपुताना जहाज से जो है लंदन पहुंचे थे और बेंसी बेंसिटियाना नामक इटली के पोत से वापस लौटे। और बेंसिटियाना नामक इटली का एक पोत था, इटली का, उस पोत से जो है वापस लौटे। किस पोत से? बेंसिटियाना नामक पोत से। ये कहाँ का था? तो इटली का एक पोत था, उसे वापस लौट गए। असफल हो गया, सांप्रदायिकता की बात होने लगी तो गांधी जी समझ गए और वहां से ये अपन कसे चल दिए। वो वहाँ का प्रधानमंत्री वो देखता रह गया। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन का समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन का समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। सवाल पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। सवाल है फिर से कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। इनको जो अछूत जो है भारत को, इनको उसके प्रतिनिधि के रूप में ये जो अंग्रेज थे ये उनको बुलाए थे वहां पर तोड़ने के लिए, पूरा देश को तोड़ने की चाल चली गई थी। वैसे वो अपने चाल में तो काफी हद तक सफल हो भी गए, क्योंकि तभी तो देश का बंटवारा हुआ। फूट डालो और राज करो। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी वहां पर गए थे, भाग लिए थे और वहां पर असफल हुआ, तो उसकी असफलता के बाद गांधी जी क्या करते हैं कि फिर जो है 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से क्या किया गया कि 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। सवाल पूछेगा कि किसने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन: 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है सुखदेव को, भगत सिंह को और राजगुरु को फांसी दी गई। किसको? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव को, भगत सिंह को और राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सवाल फिर से है कि मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 34 में हुई थी, 1934 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन? तो लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। और महासचिव कौन थे? तो स्वामी महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। महासचिव कौन चुने गए? महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका को पटना से प्रकाशन किया। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष जो है स्वामी स्वामी सहजानंद जी को चुना गया,
तो इन्होंने जो है कौन सी नमक पत्रिका निकाली थी, तो हुंकार नमक पत्रिका निकाली थी। कहाँ से निकाली थी, तो पटना से प्रकाशन किए थे। ये किसान आंदोलन की पत्रिका थी। हुंकार जो है किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। और राहुल संकृत्यायन जो है इस पत्रिका के साप्ताहिक पत्रिका के, यानी ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन, तो हुंकार जो है साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके जो है 1942 में संपादक बने कौन, राहुल संकृत्यायन बने।